हो गई। तो क्या हाल है बच्चा लोग, मेरा नाम है बेटा डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह। स्काई हाइट्स क्लासेस की तरफ से आपका मैं फिर से वेलकम करता हूँ। नीट 2025 की सीरीज हम लोगों ने लॉन्च की थी बेटा, क्योंकि सर्दियों का टाइम ज्यादा हो गया तो इसलिए हम लोगों ने जो शाम का डेली लाइव था 9 बजे का, वो हम लोगों ने बंद कर दिया है। अब हम लोग इस वीडियोस को रोज 10 बजे डाल दिया करेंगे, आपके यहाँ पर आपको रोज 10 बजे को देखने को मिल जाया करेगा। मोर ओवर ऑफलाइन बैचेस के लिए तो ये एक तरीके से लाइव ही है। बाकी रेस्ट आप लोग को जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी सवाल हैं, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। सीधा आगे बढ़ते हैं बेटा। हम लोग का आज का नया चैप्टर है। पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज वाला खत्म कर दिया था। नया चैप्टर हम लोग का लिविंग वर्ल्ड। अब हम लोग स्टार्टिंग से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हम लोग देख लेना भाई, जो भी रहेगा। तो डायरेक्टली ग्रोथ आ गया क्या? ये वाला आगे लग गया है, पीछे आया, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं, राइट। तो लिविंग से क्या समझते हो वैसे? जिंदा होना। और जो चल रहा है, जो बोल रहा है ना, जो हल्ला मचा रहा है, जो मार पिटाई कर रहा है, वो लिविंग है। और जो ये सब नहीं कर पा रहा है, वो नॉन लिविंग है ना। ईटा फेंक के मारूंगा तो पढ़ते हैं। लाइफ एक यूनिक प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि माउंट एवरेस्ट का पहाड़ पिछले दिनों तक एरिजोना के जंगलों में रह रहा था, है ना, फिर उधर से उठ के आया कि नहीं, फूफी के लड़के ने बुलाया, अब जाना हमको तिब्बत के पठारों के पास। ऐसा तो है नहीं कि हिमालय रोज फ्लाइट पकड़ के इंडिगो की कहीं ना कहीं घूमता फिर रहा है ना। एक लिविंग पर्सन ये करने के लिए कैपेबल है। क्यों कैपेबल है? क्योंकि उसकी कुछ नीड्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट, ठीक। अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग लिविंग के अंदर गिनती करते हैं। कहने का मतलब ये, ओवरऑल जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं, उसकी वजह से किसी भी क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसकी वजह से वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करे, ठीक। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए कुछ अडेप्ट करे, साथ ही साथ अपनी जैसी रेप्लिका बनाने के लिए कैपेबल हो, यानी कि रिप्रोडक्शन करे। तब जाके हम उस प्रोडक्ट को एक लिविंग प्रोडक्ट का नाम देते हैं, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी होती हैं यार, नहीं होती है क्या? मैं एसिड को बेस के साथ मिला दूंगा, है ना, सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट ये थोड़ी है कि खुद उठ के चलने लगेगा, कि सॉल्ट एक बार बना दिया मैंने, उसी सॉल्ट से नए नए सॉल्ट बन के पैदा हो रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल ना, राइट। किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ये सारे के सारे क्राइटेरिया पूरे हो जाएं, तब जाकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। एक लिविंग बीइंग को हम लोग एक डिफाइन करने की रिस्पेक्ट में रख सकते हैं। तो स्कूल में अगर कभी पूछे ना कि व्हाट इज लिविंग, तो ये वाली डेफिनेशन लिखाना आराम से, ठीक है। उसमें तो नहीं पूछेगा खैर नीट में कि बताओ क्या है लिविंग की डेफिनेशन, राइट। उसका सिर्फ मतलब ये है कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम लोग एक लिविंग बीइंग को नाप सकते हैं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक। अ परफेक्ट डेफिनेशन फॉर अ लिविंग पर्सन मल्टीपल टाइम हैज बीन इट इज आस्क्ड, ठीक है, कि क्या है लिविंग। उसकी कोई ना कोई डेफिनेशन कुछ ना कुछ लिख के देते रहते हैं, ठीक है। एक लिविंग सिस्टम जो होगा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, ठीक। इवॉल्विंग होगा, यानी कि एडेप्ट आउट कर सकता है, ठीक। सेल्फ रेगुलेटिंग होगा, यानी कि रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कैपेबल है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करने के लिए कैपेबल है, ठीक। इंटरैक्टिव सिस्टम है, इसके लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, साथ ही साथ अपने या अपने जैसे से अलग दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ, राइट। जैसे कि प्लांट हम लोग के साथ इंटरैक्ट करते हैं बाय ट्रांसफरिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, बट ट्रांसफरिंग द फूड एंड एनर्जी मटेरियल्स, राइट। हम बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। कैसे? घर में कुत्ते पालते हो ना, दूसरा ही जीव है वो। ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन रेप्लिका है, दूसरा जीव है ना, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। कि टॉमी ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना, टॉमी पूछ चिल्ला रहा कि नहीं खाया, मालिक दे दो, राइट।
ये सब किसके अंदर है? एक लिविंग पर्सन के अंदर, एक लिविंग बीइंग के अंदर है। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं हिमालय के पहाड़ के जाके पूछूंगा अरे बेटा रोटी खाई तूने कि नहीं खाई, कर सकता हूं क्या? नहीं ना। कि कौन सा पहाड़ उठ के बोलेगा नहीं खाई, क्या कर लोगे? वो रिस्पॉन्स नहीं जनरेट कर रहा है ना भाई। तो लिविंग पर्सन वो है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ इवॉल्विंग है, रिस्पॉन्सिव है, साथ ही साथ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट पे रिस्पॉन्स जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक, उसको हम लोग एक लिविंग सिस्टम रखते हैं। ठीक, एंड इसके बाद तुम्हारे सर जी आ गए फोटो पे, गलती से रख गया, कोई नहीं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक, जो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ी कि खाएगा पिएगा और ग्रोथ करेगा, राइट। देखो चैप्टर एक बार ही पढ़ चुके हो। ठीक, ईमानदारी से तो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है नहीं कि कुछ और ज्यादा पूछ लूंगा तो बेहोश हो जाओगे। बढ़ने को तो मान लो कुछ दिन पहले तक ये जो टेबल थी छोटी सी थी, मैंने 2-3 लकड़ियों के क्या कहते हैं कीले ठोक के पूरी की पूरी टेबल बड़ी कर दी। ग्रो तो की ना, छोटी टेबल को मैंने बड़ा कर दिया, है ना। तो मेरी टेबल लिविंग हो गई है अब। क्यों? हर एक प्रोडक्ट जो है, देखो प्रोडक्ट ही बोल रहा हूं क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म के अंदर कोई भी चीज यहाँ पे है नहीं, राइट। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में ये लकड़ी है। ठीक, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कुछ ना कुछ कंपोनेंट से मिलकर ही बनी हुई है। ये बोर्ड है, ये कार्बन के मॉलिक्यूल को लेकर बना हुआ है, राइट। तो हर एक प्रोडक्ट अपने आप को ग्रो करने के लिए कैपेबल है। डिफरेंस इतना है, अगर वो लिविंग है तो वो ग्रोथ अंदर से आएगी। ठीक, अगर वो नॉन लिविंग है तो उसके बाहर से हम लोग ग्रोथ जोड़ेंगे। जैसे हर साल माउंट एवरेस्ट की हाइट कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि माउंट एवरेस्ट जाके खुद अपनी चोटी के ऊपर ऐसे ही बाल ऊपर कर लेता है, नहीं ना। वो ग्रोथ हो रही है, क्यों? उसके ऊपर या तो बर्फ गिर रही है, नीचे से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो ऊपर की तरफ उसे धकेल रही हैं, राइट। इसलिए उसको हम लोग ग्रोइंग माउंटेन बोल रहे हैं। लेकिन ग्रोथ तो उसके अंदर भी देखने को मिल रही है। अगर सिर्फ ग्रोथ को एक क्राइटेरिया मान लूं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो भैया फिर तो मैं माउंट एवरेस्ट को भी लिविंग बोल सकता हूं ना, ग्रो तो वो भी कर रहा है, राइट। तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन हाइट, वेट और मास। ठीक, या तो नंबर में इंक्रीजमेंट हो जाए या मास में इंक्रीजमेंट हो जाए, ठीक है ना। वेट कैसे बढ़ेगा? या तो नंबर और सेल्स दोनों बढ़ा दूं या सेल का ही भार ज्यादा बढ़ा दूं, है ना। इस तरीके से बढ़ सकता है। माउंट एवरेस्ट की हाइट इंक्रीज हो रही है, क्यों? उसके अंदर के सेल बढ़ रहे हैं। फिर उसकी टेक्टोनिक प्लेट्स उसको लगातार ऊपर की तरफ उठा रही हैं, राइट। प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो है वो पूरे जीवन भर देखने को मिलती है ना। इसका मतलब ये होगा कि ग्रो क्या कहते हैं, प्लांट ग्रो करते करते सीधा ओजोन की लेयर फाड़ देगा, क्यों? नहीं ना। वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में बढ़ता जरूर है, बट डिपेंड करता है कितने रफ्तार से बढ़ रहा है। ठीक, सबसे लंबी स्पीशीज जो है एंजियोस्पर्मिक स्पीशीज के अंदर 2000 कौन सी? यूकेलिप्टस पढ़े होंगे ना, सफेदे के पेड़ देखे होंगे, लंबे लंबे खंबे जैसे, है ना। सबसे बड़ी स्पीशीज है लंबी। ठीक, और जिम्नोस दुनिया में सबसे लंबी कौन सी स्पीशी है? रेडवुड ट्री, सिक्विया जाइगेंशिया, है ना। ऐसे ही जेट भरने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जैसे 15-20 लोग घुस जाए उसके तने कोई पकड़ने में, राइट, वो अलग चीज है। तो प्लांट्स के अंदर ये ग्रोथ जो है हर बार देखने को मिलती है। ठीक, रिस्पॉन्सिव का ग्रोथ का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है। ग्रोथ का मतलब ये भी है कि उसकी गर्थ भी इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ नए सेल लगातार पुराने सेलों को रिप्लेस करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। नीम के पेड़ पे वो हर साल छाल जो है नीचे गिर जाती है। वो छाल क्या है? जो क्या कहते हैं, कहीं और से बाहर से चिपकाई है किसी ने आके, इंटरनल सेल थे डिग्रेड होते होते बाहर निकाल दिए गए। ठीक, इसका मतलब अंदर के सेल उनको रिप्लेस कर रहे हैं दोबारा से रीग्रो होने के साथ, राइट। एनिमल्स के अंदर ये जो ग्रोथ है एक सर्टेन एज और एक सर्टेन लिमिट तक रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान घूम रहा है यूकेलिप्टस की हाइट का, पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, ठीक है ना। कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो बोन्स हैं या फिर जो बोन स्ट्रक्चर है या फिर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, वो हम लोग को एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ देता है। कारण ये है, ज्यादा बड़ा शरीर होगा
ज्यादा इनटेक ऑफ फूड लगेगा, ठीक, ज्यादा अमाउंट में रेस्पायर करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट का एक्सक्रीशन होगा, राइट। बॉडी को इनडायरेक्टली मतलब काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो बॉडी अपने आप को क्या करती है, इतना अल्टीमेट लेवल तक नहीं लेके जाती है कि हमको इतने ज्यादा काम करने पड़े, वो हमको एक मॉडरेट लेवल में रखती है, जिसके अंदर अगर छोटा इंसान होगा, अच्छा एक बात बताओ, बड़े तो हो नहीं सकते क्योंकि हम लोग ज्यादा खाना खाने लगेंगे, ज्यादा सांस लेने लगेंगे, छोटे क्यों नहीं होते भाई, कीड़ा मकोड़ा के साइज के। देखो कीड़ा मकोड़े छोटा सा खाते हैं, थोड़ा सा रेस्पायर करते हैं, है ना, और थोड़ा सा एक्सक्रीट करते हैं, कितना काम की चीज है, क्या तुम लोग इतने बड़े बड़े हो रखे हो, हैं? करेक्ट। द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यही कहती है कि ऑर्गेनिज्म, भाई ऑन तो है ना, हाँ, ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो छोटे छोटे हैं, एक्चुअल में वो ज्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट हैं बिल्कुल सरवाइव करने के लिए। क्या पता चला पिचर प्लांट जैसे पौधे के अंदर किसी दिन फंस गए गलती से, तो निपटा पौधा ही खा गया तुमको, है ना। पता चला घूमने निकले थे कि चलो आज समुद्र घूम के आते हैं, केकड़ों की क्या कहते हैं पूरी फौज है, केकड़ निपटा के चले गए तुमको, राइट। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी ये कहती है कि ज्यादा बड़े होने पे भी दिक्कत है और ज्यादा छोटा होने पे भी। दूसरा कारण ये है, हम अपने इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो हाईली इवॉल्व्ड स्पीशीज हैं, ह्यूमंस, राइट, वो एक मॉडरेट लेवल के पाए जाते हैं, हाँ? अब एबनॉर्मली कोई ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसकी कमी है भैया, हमारी नहीं। एनिमल के अंदर ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन एज और एक सर्टेन लिमिट तक होती है, ठीक। लेकिन सेल डिवीजन हमेशा चलता रहता है क्योंकि पुराने सेलों को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। ये चीज तो उसके अंदर भी है, बट वो ग्रो करता रहता है, गर्थ में भी और लेंथ में भी। वो उसके खुद की डिपेंडेंसी है भैया कि उसको कहाँ पे है, कहाँ उसको रहना है। जहां पर पानी की कमी है वो हमेशा जड़ों को नीचे तक पहुंचाता रहेगा कि पानी की स्कैरसिटी कभी होना, है ना। अपनी हाइट को लगातार इंक्रीज करता रहेगा ताकि ज्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर सके, ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्स इंक्रीज कर सके। बेसिकली ग्रोथ इज द इंक्रीज इन मास एंड साइज, ये है डेफिनेशन ग्रोथ की। मास और साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक। देखो मास और साइज के अंदर इंक्रीमेंट तो मैंने इसी टेबल का करके दिखा दिया, है ना। तो जब बात आती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, यानी कि क्या ऐसा एकदम स्ट्राइकिंग है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के पास हो या सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के पास हो, ठीक, तो उस टेंडेंसी या फिर उस इलाके में या हमारा ग्रोथ वाला फैक्टर जो है फेल हो जाता है। कारण ये है कि अभी अभी हमने अपनी छोटी सी टेबल को बड़ा करके दिखाया, राइट। ऐसे ना जाने कितने एग्जांपल्स हम लोग को डे टू डे लाइफ में देखने को मिल जाते हैं। अगर ना समझ में आए तो सिंपल चीज ये है कि मान लो एक छोटा सा तालाब था, ठीक, मैंने उस छोटे से तालाब की बाउंड्री इंक्रीज करी और उसके अंदर ढेर सारा पानी घुसेड़ दिया। भैया मैंने किया ये, तो पहले उस पानी के कुछ अमाउंट होगा उसके अंदर, मान लो सिर्फ उसके अंदर 1000 लीटर पानी था, है ना। मैंने छोटे से तालाब को थोड़ा और बड़ा किया, अपने नहाने लायक किया, और उसके अंदर 1000 लीटर पानी और ऐड कर दिया। ग्रोथ नहीं है क्या भाई? एक तो मैंने तालाब खोदा ज्यादा बड़ा किया, उसका साइज बड़ा कर दिया, ठीक है ना। इनडायरेक्टली उसके अंदर वाटर ज्यादा और भर दूंगा तो उसका मास भी इंक्रीज हो गया। ग्रोथ तो वो भी किया ना, पॉन्ड भी ग्रोथ कर गया, तो वो लिविंग है ना। अब ग्रोथ हमारी फूफी का लड़का लगेगा, उसकी शादी में भी जाना पड़ेगा लड्डू खाने के लिए, क्यों? नॉन लिविंग आइटम्स और मटेरियलिस्टिक चीजें भी ग्रो कर सकती हैं, बट उनकी ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। तुम लोग बचपन से छोटे साइज के थे, राइट, पहले कुछ छोटी सी हाइट रही होगी, 2-4 टांगों पे चलते थे, है ना। धीरे धीरे बड़े हुए, 2 टांगों पे चलने लायक हुए, तो शरीर क्या हुआ, उसकी साइज में मतलब हाइट में इंक्रीजमेंट होने लगा, तुम्हारे वेट में इंक्रीजमेंट होने लगा। ऐसा तो है नहीं कि माँ बाप बाहर से कुछ बाहर से सेल निकाल निकाल के ला रहे, तुम्हारे ऊपर थोप रहे थे, नहीं ना। तुम खा रहे थे, इंटरनली तुम्हारी बॉडी डिवाइड कर रही थी सेल्स को, और लगातार तुम्हारी हाइट को और तुम्हारे वेट को इंक्रीज कर रही थी। किस वजह से? जो केमिकल रिएक्शंस थी जो तुम्हारी बॉडी के अंदर हो रही थी, उसकी वजह से, ठीक। तो ग्रोथ एक ऐसा फैक्टर है लिविंग्स के लिए जहां पर मास और साइज जो है वो इंटरनली स्टार्ट होते हैं, ठीक है।
नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर हम लोग इसे एक्सटर्नली इंक्रीज करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जो अभी अभी बताया, ठीक है, उसे छोटे से पॉन्ड को मैंने इंक्रीज किया बाय साइज, राइट। तो ग्रोथ को हम लोग एक डिफाइनिंग फीचर के तौर पर नहीं देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये तो याद रहेगा, इतना आसान चैप्टर, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि हम लोग के मेटाबॉलिक रेट और मेटाबॉलिज्म की वजह से नए सेल्स लगातार उसको रिप्लेस करते रहेंगे, लगातार ऐड होते रहेंगे, ठीक, until a certain age is occupied, right। ये तो कहानी हुई ग्रोथ की। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, ठीक। तो रिप्रोडक्शन इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट और नॉट? लिविंग, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लगता। अरे मैंने ये पूछा लिविंग, करेक्ट, लिविंग, सॉरी, रिप्रोडक्शन इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन लिविंग बींग्स, इज इट करेक्ट और नॉट? अच्छा, प्रूफ करने के लिए कोई कुछ एग्जांपल देना चाहे तो। अच्छा एक बात बताइए, इतने बड़े साइज का ये जो शीशा है, यहीं की बातें कर लेते, बाहर के तो जाने की जरूरत नहीं है, कि इसके जैसा और कोई शीशा प्रेजेंट है पूरे देश में? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम लोग तो कह रहे हो ना कि रिप्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। देखो, रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है प्रोडक्शन ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स और ऑर्गेनिजम्स जिसकी रेप्लिका जस्ट लाइक या तो अपने पेरेंट जैसी हो या फिर थोड़ी सी डिफरेंट हो, है ना। तो इसके जैसी रेप्लिका क्रिएट कर सकता हूं ना मैं, कर सकता हूं, लेकिन क्या इसकी रेप्लिका है वो? मतलब इसने थोड़ी प्रोड्यूस किया। तो रिप्रोडक्शन इज ओनली एंड ओनली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कोई तुमको बोले कि देखो ये छोटा सा पेन था, पेंसिल दी, उसने तोड़ी, दोनों साइड से ऐसे घिस के दे दी, लो, इसी पेंसिल ने एक और रिप्रोडक्शन कर दिया, है ना। तो दैट्स नॉट पॉसिबल, पुरानी वाली पेंसिल उसकी पेरेंट नहीं कहलाने लगेगी, राइट। So reproduction is the production of progeny having features similar to those of parents, ठीक है, पेरेंट जैसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनके पास होने चाहिए, राइट। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, ये तो 10th में भी पढ़ा हुआ हम लोगों ने, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है सेम होती है, इसको मार्क कर लेना प्लीज, ठीक। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसी होती है, या फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या दिखाने के लिए कैपेबल है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन साइमल्टेनियसली दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, हमारे अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ है क्या? एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है या इंक्लूसिव प्रॉपर्टीज है? वो तो उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। वो जितनी बार सेल को ग्रो करेगा, जितनी बार डिवाइड करने की कोशिश करेगा, उसी के साथ एक और नया उसकी जैसी रेप्लिका क्रिएट हो जाएगी, राइट। इतना याद रखो फिलहाल के लिए। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, ठीक। वो ग्रो करते हैं, ग्रो करने के बाद ही उनका साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब कर जाता है न्यूक्लियस के साथ, तो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक, तो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन, हमारे अंदर सेल डिवीजन होते हैं, क्यों? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ रिप्लेस करना है। तो इसके हिसाब से ये तो है नहीं कि हमारी बॉडी के किसी कोने का कोई सेल रिप्रोड्यूस कर गया, अब उधर पे एक और प्रवेश पैदा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर स्पीशीज के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग चीजें होती हैं, बट यूनिसेलुलर के अंदर एक ही बात है, राइट। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस करने के लिए इनकैपेबल्स हैं, ठीक है। खच्चर, म्यूल्स, ठीक है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दोज आर द ब्रीड ऑफ डोंकी एंड हॉर्स। और मोर प्रिसाइसली बोलूं तो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स को क्या बोलता है वैसे इंग्लिश में? मेयर, MARE वाला, आई होप यही बोलते हैं। वर्कर बीज, ठीक है ना, जो कामकाजी मधुमक्खियां होती हैं वो,
ठीक, वर्कर आंट्स, जो कामकाजी चींटियां होती हैं वो, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ठीक, जो या तो कभी क्या कहते हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं जो कभी मेंस्ट्रुएट ही नहीं करती हैं, कुछ मेल्स होते हैं जिनके टेस्टिस कभी फंक्शनल ही नहीं होते हैं, ठीक, मोर ओवर कंडीशन आ जाती है फिर उसके बाद एलजीबीटी कम्युनिटी वाली, राइट। भैया देखो ये यूट्यूब पे जा रहा है, वैसे भी सेंसर्ड चीजें यूज करूंगा, पता चला पूरा का पूरा वीडियो गायब कर दिया गया। तो रिप्रोडक्शन को भी हम लोग एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में नहीं रख सकते। देखो उसने वर्ड यूज किया है परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो है बट एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, बट रिप्रोड्यूस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, ठीक। तो जैसे बोलते हैं ना कि एवरी प्रोटीन इज अ एंजाइम बट एवरी एंजाइम इज नॉट अ प्रोटीन, तो इसके लिए क्या बोलेंगे फिर? रिप्रोडक्शन इज डन बाय एवरी, अच्छा छोड़ो, उसके लिए बाद में सोचेंगे कभी। सो रिप्रोडक्शन एक परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बट इट्स अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। परफेक्ट नहीं कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि सारों के पास प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोले तो सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, ठीक है। एक लिविंग सिस्टम के अंदर होने वाली सारी टाइप की रिएक्शन, चाहे वो कैटाबॉलिज्म के तौर पे हो, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल टूट कर क्या कहते हैं रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स में बदल जाए, या फिर कई सारे प्रोडक्ट्स मिलके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करने लगे, राइट। जैसे कि डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, दैट इंक्लूडेड इन एनाबॉलिज्म, ठीक। कैटाबॉलिज्म के अंदर तुम अपना डिग्रेडेशन और क्या कहते हैं एसिमिलेशन ऑफ ग्लूकोज देख सकते हो, यहाँ पे ग्लूकोज को बर्न कर दिया जाता है जिससे एनर्जी ड्राइव होती है, साथ ही साथ CO2 और H2 एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मिला के एक मेटाबॉलिज्म जनरेट होता है। इस ही कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की वजह से एक लिविंग सिस्टम फंक्शन करता है, ठीक। रिएक्शन हो रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रिएक्शन की वजह से एक लिविंग सिस्टम बना हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, तो ये कांच का जो शीशा है कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म करने के लिए कैपेबल है क्या? कोई भी नॉन लिविंग चीज करने के लिए कैपेबल हो? नहीं है। मेटाबॉलिज्म is only and only found in a living system without any, वो exclamation mark बोलते हैं ना, exception, without any exception, ठीक। it is a defining feature of an living organism। तो हमारी पहली defining property है, defining characteristic है मेटाबॉलिज्म, ठीक। लेकिन मेटाबॉलिक क्या कहते हैं रिएक्शंस को भी हम लोग आउटसाइड द बॉडी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, सेल फ्री सिस्टम के अंदर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन मैंने शरीर के बाहर दिखाई है वो लिविंग हो जाएंगी। वो ना ही लिविंग में कहलाएंगी ना ही नॉन लिविंग में कहलाएंगे। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर अ लिविंग रिएक्शन, ठीक है। एक नॉन लिविंग थिंग भी नहीं है बट एक लिविंग रिएक्शन है जो मैंने बाहर दिखाई है, ठीक। इसको एज अ वायरस के तौर पे देख सकते हैं, जैसे वायरस को भी कहीं का नहीं माना गया ना कि ना वो लिविंग में रखे गए ना नॉन लिविंग में रखे गए। इसी प्रकार से जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो शरीर के बाहर हम लोग पढ़ने के लिए दिखते हैं या पढ़ने के लिए दिखाते हैं, वो ना ही लिविंग के तौर पर देखी जाती है ना ही नॉन लिविंग के तौर पर देखी जाती है, राइट। तो मेटाबॉलिक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया हमारा, राइट। नेक्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा क्या? मैंने घर बनाया, घर में ईंटें भी तो लगाई यार, हैं? करेक्ट, इट इज नॉट अ सेल। Organisms are made up of one or more cells. Cell is itself a living creature. ईंटा लिविंग नहीं है ना। ये पता चला कल तो फूफा जी के यहाँ पे लगी हुई थी एक ईंट, है ना, उसने फूफा जी ने थोड़ी सी बेइज्जती किया कि ईंट निकल के चल दी कि अब नहीं रहेंगे तुम्हारे घर में, जा रहे हैं, है ना। तो ब्रिक
एक सेल की तरह दिख जरूर सकती है बट वो एक सेल नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिक कैरेक्टर्स नहीं है, राइट। इसको भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन लिविंग आइटम इन्हीं मरे हुए सेल प्रोडक्ट्स का एक भाग गिना जा सकता है, ठीक। कॉन्शियसनेस, अच्छा, कॉन्शियसनेस कहीं देखने को मिल सकती है? इतनी देर से इसके ऊपर पटखना पटकी कर रहा हूँ, ये इसने तो कुछ बोला नहीं। तो पता चला शीशा उठ के बोला कि आपके मार के देखो ना, तुमको फाड़ के रख देंगे, नहीं बोलेगा ना, राइट। तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है रिस्पॉन्ड टू दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जस्ट लाइक हितेश ने प्रबल को खींच के धरा और प्रबल इज जस्ट लाइक कि जूता निकाला और हितेश को दबा के मारा। तो एक्सटर्नल रिस्पॉन्स में सबसे पहले हितेश ने थप्पड़ धरा और उसके रिस्पॉन्स में प्रबल ने जूता लगा के हितेश को रखा। so इट इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी चेंज उसके लिए या उसके अगेंस्ट में जनरेट होने वाला रेस्पॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग सिस्टम ही क्रिएट कर सकता है। आइदर उसके फेवर में हो रहा हो या फिर वो उसके अगेंस्ट में हो रहा हो, ठीक। जैसे एक मौसम आता है क्या कहते हैं, अक्टूबर और नवंबर का, जिस टाइम पे मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लगता है ना, ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है, ठीक। तो उस टाइम का रिस्पॉन्स क्या है? वी आर लाइकिंग द टेम्परेचर, राइट। अब एकदम कड़ाके की ठंडी पड़ेंगी, है ना, तो फिर दोबारा गालियां दोगे ऊपर वाले को, कितनी ठंडी क्यों कर दी। उसके बाद फिर वो भयंकर गर्मियों वाला सीजन आएगा कि अरे यार इससे ज्यादा अच्छी तो सर्दियां ही थी, राइट। तो जो रिस्पॉन्स हम लोग दे रहे हैं कि इससे अच्छी सर्दियां थी, कि इससे ज्यादा बढ़िया गर्मियां थी, या फिर ये टेम्परेचर हमको अच्छा लग रहा है, ठीक। जनरेट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स को कुछ ना कुछ दिक्कत, परेशानी या फिर एक समान अवसर मिल रहा है, राइट। वो हमारा इंटरनल मेटाबॉलिज्म है जो हम लोग को उस टेम्परेचर रेंज या फिर उस क्या कहते हैं रिस्पॉन्स के लिए खुद एक नया रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, राइट। सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलाइज, ठीक। वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकती है, ठीक, चाहे लाइट के रिस्पेक्ट में हो, वाटर के रिस्पेक्ट में हो, टेम्परेचर हो, या किसी और ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में हो, केमिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, कई सारे हैं, ठीक है ना। अदर ऑर्गेनिज्म में अपने घर में कुत्ता लिख सकते हैं यार, है ना, मतलब छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिल्ले रहते हैं, उनको देख के ज्यादा क्यूटनेस आती है ना। वहीं पे कोई खजूली वाला कुत्ता हो, उसको देख के एकदम से अंदर खुजलाहट आती है कि एक धर दो इसके। सो दैट इज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे सांप देख लोगे तो भागते फिरोगे चारों तरफ। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग, सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसने बोला है सारे ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के लिए सेंसिबल हैं, सराउंडिंग को सेंस कर सकते हैं, बट ह्यूमंस आर द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस, जिनको ये पता है कि हम क्या है, ठीक, हमारे अंदर क्या चल रहा है या किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चल सकता है, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि भैंस उठ के बोले कि देखो तुम्हारी हड्डियां 206 हैं, है ना, और तुम्हारे वर्टिबल कॉलम में इतनी इतनी हड्डियां हैं। ऐसा भैंस तो उठ के बोलेगी नहीं। भैंस का काम है क्या करना? सुबह उठना, चारा खाना, फिर एक्सक्रीशन करना और दूध दे देना, काम खत्म, ठीक। पूरे जीवन भर इतना ही कर रही है। बट एक ही इंसान ही है जो नीट का पेपर भर रहा है और नीट का पेपर सॉल्व करेगा, है ना। तो कॉन्शियसनेस इज जस्ट लाइक गिविंग अ नीट का पेपर, ठीक। भैंस नहीं दे सकती है, तुम ही दे सकते हो। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये वाला कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखे हैं, वैसे भी लेट हो गया था। ये वाला रैप अप हो जाएगा कल आराम से, ठीक। बेटा आपसे भी मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप भी इसी तरीके से हंसती मस्ती करते हुए पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आपके हर एक वीडियो को बनाने के लिए बेटा हम लोग को काफी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपका एक लाइक भी आता है तो हम लोग को और ज्यादा मदद मिलेगी आपके लिए वीडियोस जनरेट करने के लिए। बेस्ट मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद और जय भारत।